कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा चैनल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर ऑन करें। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों से रूबरू कराता है और आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रूबरू कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। तो दोस्तों प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस चैनल का सपोर्ट करें। ये चैनल आपको बहुत कुछ देगा दोस्तों, आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ये जितने भी वीडियोज़ हैं दोनों दोस्तों प्यारे, ये सब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, यूपीपीएससी के लिए हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो भूगोल से संबंधित हो, विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, और आपका मिडिवल हिस्ट्री हो या हिंदी की हो, सब टॉपिक उसमें अवेलेबल हैं, सब सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का जो विषय है दोस्तों, आधुनिक भारत के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833 के बारे में है। आइए देखते हैं। तो पहला है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 क्या था। तो क्या दोस्तों, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर अधिनियम ने क्या किया, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। यानी जो 1833 का चार्टर अधिनियम बना था वो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण बना था, ताकि इंग्लैंड में मुक्त व्यापार नीति के आधार पर बड़ी मात्रा में उत्पादित माल के लिए बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया जा सके। यानी कि इंग्लैंड में जो मुक्त व्यापार की नीति के आधार पर जो बड़ी मात्रा में माल तैयार किया जाता था, उसे भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अतः चार्टर अधिनियम उदारवादी संकल्पना के आधार पर तैयार किया गया था। बस समझ में आ रही, जो चार्टर अधिनियम था वो उदारवादी संकल्पना के आधार पर तैयार किया गया था। ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत पर शासन करने का अधिकार भी मिल गया था। बस समझ में आई, जो ब्रिटिश संसद थी उन्होंने इस अधिनियम को पारित किया और उस अधिनियम के द्वारा क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत पर शासन करने का अधिकार फिर से मिल गया था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्यारे दोस्तों चार्टर अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। प्यारे दोस्तों क्या है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्रों व भारत के उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान कर दी गई थी। यानी से इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वह भारत के जो उपनिवेशीकरण को क्या कर दिया गया था, वैधता दे दी गई थी। ठीक है, मान्यता दे दी गई थी। आगे है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया गया और अब वह केवल प्रशासनिक निकाय मात्र रह गई थी। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक कंपनी का दर्जा था वो समाप्त हो गया था और अब वह केवल प्रशासनिक निकाय मात्र रह गया था। आगे चलते हैं। आगे पे दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो लॉर्ड विलियम बेटिंग था उसको ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, पहला है। आगे है, माफ़ कीजिएगा, आगे है, सब परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक व सैन्य संबंधों के नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जो गवर्नर जनरल था उसको कंपनी के जितने भी नागरिक थे वह सैन्य संबंधों के नियंत्रण, यानी जो सैन्य से संबंधित जितने भी नियंत्रण थे उसकी शक्ति, यानी नियंत्रण करने की शक्ति, अधिरक्षण यानी उनको देखने की शक्ति, और उनको निर्देशित यानी कि कुछ चीज़ सिखाने की, यानी कुछ चीज़ बताने की, उन्हें डायरेक्टेट करने की शक्ति प्रदान की गई थी। बस समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, केंद्रीय सरकार का राजस्व वृद्धि और व्यय पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी जो केंद्र सरकार थी उसका राजस्व में वृद्धि और व्यय पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित हो गया। अतः सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण था वो गवर्नर जनरल के हाथों में कर दिया गया। यानी कि जितने भी वित्तीय शक्तियाँ थीं और प्रशासनिक शक्ति थी वो सब किसके हाथों में चली गई, गवर्नर जनरल के हाथों में चली गई। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा घटाकर 3 कर दिया गया था, पुनः बढ़ाकर 4 कर दिया गया। यानी कि पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी, उन्हें फिर से 4 कर दिया गया। बात समझ में आई दोस्तों। कोशिश करूंगा कि आज का जो सेशन हो वो बहुत छोटा हो दोस्तों, कि काफ़ी लंबा हो ही जाता है, 20-25 मिनट की वीडियो होती है।
पर दोस्तों इतना चलता है, इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इतना तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आज का सेशन छोटा हो। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 का महत्व। तो प्यारे दोस्तों औपनिवेशिक भारत में समय समय पर ब्रिटिश संसद के द्वारा कई अधिनियम लाए गए जिसने भारतीय शासन प्रशासन को एक नई दिशा दी। यानी औपनिवेशिक भारत में क्या हुआ, समय समय पर ब्रिटिश संसद के द्वारा बहुत से अधिनियम लाए गए, बहुत से नियम लागू कराए गए जिसने भारतीय शासन प्रशासन क्या की एक नई दिशा दी। 1833 का चार्टर एक्ट भी एक ऐसा ही नियम था। ठीक है, इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। पहला है दोस्तों, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त हो गया था। दूसरा है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राज्य के अधीन एक प्रशासनिक निकाय बना दिया तथा एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में इसकी भूमिका समाप्त कर दी। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया गया और एक वाणिज्य निकाय के रूप में, कमर्शियल सिस्टम के रूप में उसको क्या कर दिया, उसकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया। आगे है, इसमें सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत जो था वो प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। आगे है, भारत में भारतीय विधि आयोग की स्थापना भी की गई। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में भारतीय विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो ये की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के शुरू करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो किसमें किया गया था, तो 1833 का चार्टर एक्ट था जिसमें प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी शक्तियां भी छीन ली गईं। यानी जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनसे विधायी शक्तियां क्या कर ली गई, छीन ली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम औद्योगिक क्रांति के कारण ग्रेट ब्रिटेन में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विरुद्ध लागू किया गया था। यानी जो 1833 का चार्टर अधिनियम है वो औद्योगिक क्रांति का कारण था और ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था कि कुछ परिवर्तन हुए थे जिसके विरुद्ध इस नियम को लाया गया था। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार औद्योगिक उद्यम के प्रति हस्तक्षेप के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, स्वीकार किया गया। सरकार के दृष्टिकोण से औद्योगिक उद्यम यानी कि जो बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस उद्यम थे उनके प्रति हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। आगे है, उदारवादी आंदोलन कब चलाया गया था, 1832 के सुधार अधिनियम का परिणाम था। यानी कि जो उदारवादी आंदोलन चलाया गया था 1832 में, ठीक है, उसमें सुधार किया गया और वो सुधार किया था अधिनियम का परिणाम था। ठीक है, सुधार किया गया और वही सुधार किस में लाया गया, 1833 के अधिनियम में लाया गया। इस चार्टर एक्ट 1833 के निर्माण के दौरान ब्रिटेन में माहौल उदार विचारों और सुधार की ओर अग्रसर हो गया। यानी जब चार्टर एक्ट 1833 का निर्माण हो गया तो उसके दौरान ब्रिटेन में खुशहाली का माहौल हो गया, एक तरह से ये मान के चलें। उसमें बहुत सारे सुधार हो गए और जो ब्रिटेन था उनके विचारों में सुधार, जो विचार थे वो सुधारों की ओर अग्रसर होने लगा। आगे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले से सहमति जताकर विभिन्न आधारों पर कंपनी का शासन जारी रहा। आगे है, जब विंग पार्टी सत्ता में थी तब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था और संसद कानूनों के संहिताकरण और खुदरा व्यापार पर पुनर्विचार के पक्ष में थी। असल में जब विंग, ठीक है, जब विंग पार्टी सत्ता में थी तब क्या था कि एक विधेयक था जो संसद में प्रस्तुत किया गया था और संसद जो थी वो कानूनों के संहिताकरण और खुदरा व्यापार पर पुनर्विचार के पक्ष में थी। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें संसदीय जांच की कुछ सिफारिशों के साथ पेश किया गया। यानी कि जो चार्टर एक्ट अधिनियम था उसमें जो संसद थे वो उनकी, और जो संसदीय प्रणाली थी उनकी सिफारिशों के साथ कुछ पेश किया गया था। ठीक, बस में जो चार्टर अधिनियम था वो किसके साथ पेश किया गया था, संसदीय जांच की सिफारिशों के साथ पेश किया गया था। यानी जो संसदीय प्रणाली थी उसकी जांच की सिफारिश की गई थी, जिसके द्वारा हम भारत के विधि इतिहास में सभी महत्वपूर्ण पड़ावों को देख सकते हैं। जैसे जैसे पड़ाव आगे बढ़ता गया उसमें कैसे प्रोग्रेस हुआ, उसमें क्या किस तरफ वो अग्रसर हुए, शक्तियों का कैसे बढ़ोतरी की गई, बात समझो, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से डिमोशन होता गया, किस तरह से उनकी शक्तियाँ कम होती गई और जो विधायी शक्तियाँ थी वो कैसे बढ़ी, कैसे कम हुई, ये सब चार्टर एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 के मुख्य प्रावधान, उसमें कौन कौन सा प्रावधान किया गया, कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया गया। पहला है, भारत में गवर्नर जनरल वही था जो बंगाल के गवर्नर जनरल था।
जिसके कारण प्रशासन में एकीकरण हुआ, यानी कि एक रूपता आई, यानी कि एकाग्रता आई। ठीक है, और एकीकरण यानी कि ये समझ लीजिए यूनिटी की तरह आप कह सकते हैं, यूनिटी आई। अगला है, भारत में और बंगाल के गवर्नर जनरल को अविभाजित विधायी शक्ति की समान स्थिति द्वारा पदोन्नत किया गया। यानी भारत और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको अविभाजित शक्तियों के साथ, मतलब अविभाजित शक्ति दी गई दोनों को, और समान स्थिति के द्वारा पदोन्नत किया गया। सर, बम्बई और मद्रास के प्रशासन से विधायी क्षमताएं छीन ली गईं। यानी बम्बई और मद्रास के जो प्रशासन थे उसके पास जो विधायी शक्तियाँ थी उसको छीन ली गई। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला है, गुलामी का इसमें उन्मूलन किया गया। दोस्तों, क्या किया गया? गुलामी का उन्मूलन किया गया। इससे ब्रिटिश भारत में व्याप्त दास प्रथा में कमी आई। यानी कि जो गुलामी की जो प्रथा थी उसको दूर किया गया कुछ हद तक। इससे क्या हो गया कि जो ब्रिटिश भारत थी उसमें दास प्रथा में क्या हो गई? कमी आ गई। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, इससे ब्रिटिश भारत में व्याप्त दास प्रथा में कमी आ गई, हमने देख लिया। आगे है, नियुक्त गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में व्याप्त दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या किया गया कि ब्रिटिश भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय अपनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए कि आप कौन से उपाय अपनाएंगे जिससे कि ब्रिटिश भारत में क्या हो, व्याप्त दास की जो प्रथा है वो समाप्त हो सके। आगे है, 1843 के 5वें अधिनियम के साथ भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी जो 1843 के 5वां अधिनियम था उसके साथ भारत में दास प्रथा को क्या कर दी गई? समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 की कमियाँ। क्या है दोस्तों, कमी की और अग्रसर होने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्रयास करें दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि द सक्सेस पॉइंट काफ़ी ज़ोरों खेमों से लगा हुआ है, ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है ताकि आप सिलेक्शन आपका जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों चलिए देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833 की कमियों के बारे में। पहला है दोस्तों कि परिषद सरकार का काम अति केंद्रीकरण के कारण इतना बोझिल था कि वह सिद्धांतों या सार्वजनिक हित के मामलों की व्यापक चिंताओं के लिए आवश्यक समय और ध्यान देने में असमर्थ था। समझ में? जो परिषद थी वो सरकार का काम अति केंद्रीकरण के कारण बोझिल हो गया था। परिषद सरकार का जो काम होता था दोस्तों वो केंद्रीकरण के कारण क्या हो गया था? काफ़ी टफ हो गया था, काफ़ी मुश्किल हो गया था कि वह सिद्धांतों या सार्वजनिक हित के मामलों की व्यापक चिंताओं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे और ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि सर्वोच्च परिषद में कोई राष्ट्रपति पद का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए सरकार स्थानीय सरकार की ज़रूरतों, तात्कालिकता और मांगों को संबोधित करने में असमर्थ थी। क्योंकि उस समय क्या था कि सर्वोच्च परिषद में राष्ट्रपति का पद नहीं था, जिसकी वजह से सरकार स्थानीय सरकारों की ज़रूरतों, तात्कालिकता और मांगों को क्या करने संबोधित करने में असमर्थ हो रही थी। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, प्रेसिडेंसी धीरे धीरे स्थिति में असंतुष्ट हो गई। जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे उनकी जो स्थिति थी वो क्या हो गई? असंतुष्ट हो गई। यानी कि वो आपस में क्या हो, संतुष्ट थे, उनका मन नहीं भर रहा था कि ये जो पार्टी है वो अच्छे से उनका देख रेख कर पाएगी, राज्य के बारे में अच्छे से देख रेख कर पाएगी, वो किसी के बारे में इतना अच्छे से देख रेख नहीं कर सकती थी। यही उनके मन में असंतुष्टि पैदा हो गई और सुप्रीम काउंसिल द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों में कम रुचि दिखाई गई। ठीक है, जो सुप्रीम काउंसिल के द्वारा जो कानून और नीतियाँ बनाई गई थी उसमें कम रुचि दिखाई दी गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए दूरस्थ प्रेसिडेंसियों पर प्रभावी अधिकार का प्रयोग करना चुनौतीपूर्ण था। बात समझ में? गवर्नर जनरल जो थे काउंसलिंग के लिए वो दूर के प्रेसिडेंसियों पर उनके जो प्रभावी अधिकार थे उनका प्रयोग करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि केंद्र सरकार कलकत्ता में स्थापित थी। जो केंद्र सरकार थी वो कहाँ थी? कलकत्ता में थी। आंशिक रूप से उस समय कुशल संचार साधनों की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि उस समय संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे, जिसके वजह से वो कलकत्ता की जो सरकार थी वो प्रभावी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियाँ थीं, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और कभी भी एक सत्यवादी की तरह व्यवहार करने लगा। यानी जिससे क्या हुआ, जो शक्तिशाली हो गए और कभी कभी क्या था, सत्तावादी की तरह व्यवहार करने लगे वो। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो को कैसी लगती है। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।
मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपनी मेहनत में रंग लाना है, जिससे आपको सफलता मिल सके। जाने से पहले मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।